बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं आपका होस्ट सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ, जहां हम बात करते हैं खुल्लम खुल्ला। ये वो प्रोग्राम है, कुछ आपसे छुपाते नहीं, सब कुछ आपको बताते हैं। कुछ किस्से, कुछ कहानियां, कुछ गॉसिप और सत्ता के गलियारों में जो चल रहा है वो आपको हम यहाँ पर सब कुछ खुलेआम बता देते हैं। अब ये प्रोग्राम, हमारी कोशिश होती है कि रोज आपको एक ऐसे मेहमान से मिलवाएं जो आपको इस देश की राजनीति के बारे में, आज के माहौल के बारे में, आज के चुनाव के बारे में कुछ अपडेट दे, कुछ नई बात बताए, कुछ मजा तो आए। तो आज तो आपको प्रोग्राम में बहुत मजा आने वाला है व्यूअर्स, क्योंकि मैं बता रहा हूं किससे मिलवा रहा हूं। छोड़ते नहीं किसी को, खबर लेते हैं सबकी। हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी। सर बहुत स्वागत आपका हमारे प्रोग्राम में। आप आए, ये आप ही से सीखा है मैंने, ये तुकबंदी बनाना ये। और दीपक चौरसिया साहब उसकी तरह हमारे साथ स्वागत आपका। हमारे पॉलिटिकल लीडर देवेंद्र पराशर हमारे साथ है। सर कहां से कर लेते हैं ये, कैसे कर लेते हैं ये सेक्युलरिज्म के सामंती सूरमा, ये बताइए। बोलते हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव को समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान। जुगाड़ के जमघट से जनादेश के पनघट तक पहुंचना मुश्किल है। धन्य है आप सर। कैसे बनाते हैं? स्पॉन्टेनियस आता है, गॉड गिफ्ट है। देखिए अब इसकी दिक्कत क्या है सौरभ जी, आज की देश में जो सियासत है वो बहुत कठिन राहों पे चलने वाली है, उबड़ खाबड़ राहों वाली सियासत है। तो इसीलिए वही हकदार है किनारों का जो बदल दे बहावदारों का। क्या बात। तो जो बहावदारों का है उसको आप परिवर्तित करके जो है वो उसमें बदलाव के साथ, बेहतरी के साथ और शालीनता के साथ साथ जो है वो धारदार तरीके से अपनी बात कह सकिए, ये सभी लोगों को सोचना चाहिए। तो सर आपने जो कहा बहाव की धार, तो बहाव तो बह ही रहा है। मोदी जी दिख रहे हैं, तो मोदी जी का बहाव तो चल ही रहा है। तो धारा वहीं बह रही है या धारा कुछ उबड़ खाबड़? देखिए धारा तो पनघट दूसरे पनघट तो नहीं जा रही है। इसलिए आपने खुद ही कहा था कि जुगाड़ के जमघट से जनादेश के पनघट तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, एक चीज। दूसरी चीज ये जो सो कॉल्ड अभी गठबंधन बना है, आपने पूरे इस चुनाव में आज आखिरी चरण होने जा रहा है। फेज हो गया सर। हाँ, आखिरी फेज हो रहा है, 7वां फेज होने वाला है। एक चीज आप देख रहे होंगे कि दिशाहीन तरीके से जो है ये उल जुलूल बातें कर रहे हैं। केंद्र बिंदु इस चुनाव का कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी के इर्द गिर्द इस चुनाव को, कोई चुनाव पहला चुनाव होगा, इससे पहले कभी हुआ होगा मिसेस गांधी को केंद्र बिंदु बनाकर, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ। अटल जी को भी कभी केंद्र बिंदु नहीं रहे हैं अकेले, लेकिन सिर्फ नरेंद्र मोदी जी केंद्र बिंदु हैं। उनको गाली भी देना है, और ये तो छोड़िए, मैसेज तो की बात तो अलग है, मैसेंजर को भी गाली पड़ रही है, आप जैसे लोगों को भी गाली दे रहे हैं ये। हमको तो आदत है सर, हमारा तो क्या है, जिससे सवाल पूछ लो उसको हमको डिक्लेयर कर देते, तुम दूसरी तरफ। मैंने कहा तो अच्छा एक बार, अच्छा सर तो खैर इतने सीनियर पार्टी के अंदर जो हैं, सरकार में मंत्री रहे 3 बार सर, 3 बार मंत्री रहे, राज्यसभा के 3 बार सांसद रहे, लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। तो राजनीति का हर उतार चढ़ाव सर ने देख लिया, विधायकी के चुनाव भी लड़े आपसे, तो वो सब कुछ देख लिया, पुरानी बातें हैं। खैर ये अब इस चुनाव में, अब मैं इनसे पूछूंगा कि इस चुनाव में सर आप क्या कर रहे हैं, तो नहीं बताएंगे अपने आप, ये बताएंगे हमको देवेंद्र जी। प्रधानमंत्री टाइम निकाल के आए हैं, ये बहुत खास। प्रधानमंत्री मोदी का जो भी कार्यक्रम हो रहा है, जो उनकी सभाएं हो रही हैं, जो रोड शो हो रहा है, उसको नेशनल लेवल पे सारा कोऑर्डिनेशन का काम नकवी जी कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि 2014 का चुनाव रहा हो या 2019 का चुनाव हो, तो चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी और पार्टी ने मुझे दी थी, और मैंने उसको जितना भी मैं अपनी ताकत है उसके हिसाब से कर सकता था करा। अब सर जब देवेंद्र जी ने बता ही दिया, मतलब आप मोदी जी की सभाएं हो, रोड शो सब आप, मतलब उसके मैनेजमेंट की टीम को आप हेड कर रहे हैं, क्या है सर रिस्पॉन्स जो होता है जब मोदी जी सड़क पर निकलते हैं, क्या मतलब फील क्या होता है? देखिए नरेंद्र मोदी जी मास लीडर हैं, जन नायक नहीं कह सकते हैं, अब लोक नायक तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जन नायक ज़रूर हैं। और मैं एक चीज़, बहुत उनको उपाधियां दी जा रही हैं, मैं कुदरत तो नहीं कह सकता, लेकिन कुदरत का करिश्मा ज़रूर है वो। इस बार तो राहुल जी और अखिलेश जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सर यूपी की बात मैं करूँ तो अखिलेश यादव दबादब रैलियां कर रहे हैं। अब समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आज भी ज़मीन की हकीकत और ज़मीन की सच्चाई का एहसास नहीं है। उनको ये लगता है कि हम नरेंद्र मोदी जी को 4 गालियाँ दे करके, उनके खिलाफ दुष्प्रचार करके, उनको हम जो है वो फासिस्ट, उनको हम तानाशाह घोषित करके, अरे जो भामाशाह हो उसको आप तानाशाह कहोगे तो जनता कौन मानेगी? आज नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व भामाशाह का है, यानी गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, खेत खलियान,
उनके प्रति उस विश्वास के साथ सोच रहा है और देख रहा है। हाँ सर, सब नरेंद्र मोदी को हम सब जानते हैं रिकॉर्ड तोड़ बम्पर वोट मिलता है। एनालिस्ट ये कहते हैं कि भाजपा का जो भी वोट हो उसके ऊपर आप कम से कम 18% 20% वोट ऐड कर दीजिए तो वो नरेंद्र मोदी का एडेड वोट है जो वो अपनी पार्टी को दिलवाते हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो। सर ये, लेकिन आप हैं तो मैं यही बात करूंगा ये आपसे सबसे पहले, सर मुसलमान क्यों नहीं वोट देते आप लोगों को? 8%, एक चुनाव में शायद यूपी के 3% वोट मिला था, क्या दिक्कत है सर? देखिए, इसमें अगर ऑनेस्टी के साथ आप हमसे पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी जी ने काम में कमी नहीं की, लेकिन उनके साथ एक वर्ग विशेष की जो है वोटों में कंजूसी है। और हम यही बार बार कहते हैं भैया काम में कमी नहीं तो वोटों में कंजूसी क्यों? जहाँ तक सवाल है, मैं आपको दीपक जी भी बहुत सीनियर हैं, मैं आपको एक किस्सा बताऊं। जो आपने कहा मुस्लिम इशू, तो उसमें जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये नहीं। मैं एक छोटा सा किस्सा अगर आप इजाज़त दिए तो मैं इनके सवाल को मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करके एक चीज़ जोड़ दूँ, हाँ। तब उसके आधार पर समझाना साहब जो आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे सीधे सीधे पूछेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने के मामले में या उनको हक देने के मामले में, कोई बड़ा पद देने के मामले में हमेशा से कंजूसी बरतते हैं? वो उनका एक रिजर्वेशन है कि नहीं, मुस्लिम को आगे नहीं बढ़ने देना, अपोजिशन ये आरोप लगाता है। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो आरोप है ये एक मनगढ़ंत आरोप है और एक उनके साथ जो हमने कहा ना एक पॉलिटिकल इंटॉलरेंस का जो एक माहौल रहा है उसका नतीजा। मैं एक आपको उस चीज़ को जोड़ते हुए मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको। दीपक जी तो उस समय बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे। 2002 जी, गुजरात के दंगों के रूप में आप लोग सब लोग जानते थे, उनके ऊपर चारों तरफ अटैक, चारों तरफ वो। मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था, उनके साथ मोदी जी के साथ मैं पार्टी के सेक्रेटरी के तौर से भी मुझे काम करने का मौका मिला। उस वक्त राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जब चल रही थी तो बीजेपी के पास या एनडीए के पास इतने वोट नहीं थे कि हम अपने बल पे जो है राष्ट्रपति चुन सकें। कांग्रेस भी और जो उनके अलायंस थे वो अपना तय कर रहे थे कि हम इसको करेंगे, इसको करेंगे। तो मैं सुबह के टाइम जून में ही शुरुआती दौर में मोदी जी का मेरे पास फ़ोन आया, भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? राष्ट्रपति जी का कौन सा नाम था? हमने कहा कि अभी पता नहीं, अटल जी, अडवाणी जी पार्टी तय कर रही होगी और एनडीए के लोग। उनका मैं एक सुझाव दूं? मैंने कहा बताइए। बोले ये जो जिन्होंने पोखरण किया है, मिसाइल मैन, कलाम साहब का नाम बड़ा हो गया। ये आइडिया मोदी जी का था? मोदी जी ने, ये मैं पहली बार आपके इस प्रोग्राम में बता रहा हूँ ना, ये किसी को नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैंने मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उससे पहले जो है वो जनवरी फरवरी में दंगों फंगों का हंगामा उसी साल हो गया था। मोदी जी ने जब कहा तो मैंने प्रमोद जी जनरल सेक्रेटरी थे, मैंने कहा कि ऐसा ऐसा। बोले, मैंने कहा कि मोदी जी ने ये सुझाव दिया है। बोले क्या बात कर रहे हो? हमने कहा कि सुझाव है आपको। उनका यार सुझाव तो बहुत मास्टर स्ट्रोक है ये। उसके बाद जो है वो उन्होंने अटल जी से, अडवाणी जी से सबसे बात करी होगी। बात करने के बाद जो है वो मुझे कहा कि कहाँ हो। मैं गया उनके घर पे, प्रमोद जी के। उनका कि तुमसे संबंध है, तुम ऐसा करो, समय उनसे फिक्स करो और चलो मिलते हैं हम दोनों कलाम साहब से। तो हमने खैर उनको संपर्क किया, फ़ोन नहीं मिला तो मैं जा करके उनके ये खेल गांव में रहते थे, एशियाड विलेज। तो उसमें मैं गया तो मैंने कहा कि हम प्रमोद जी आना चाहते। बताया नहीं मैंने कुछ भी। ठीक है, फॉर व्हाट? तो हमने कहा कि ऐसे मिलने। खैर हम लोग सुबह दोनों पहुंच गए। 15 मिनट बाहर ही छोटा सा एक ड्राइंग रूम था, एक उनके अंदर रूम होगा छोटा सा, वो था एशियाड विलेज वाला। बैठे रहे प्रमोद जी आए कि नहीं? हमने कहा आएंगे। आए, बोले यस जैसे उनका होता। तो प्रमोद जी ने कहा कि ये वो बात करते करते उन्होंने कहा कि हम मतलब ऐसा हम लोग चाहते हैं कि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए नॉमिनेशन करें और अटल जी चाहते हैं। व्हाट, यू आर जोकिंग? मतलब हम ही तो बैठे हैं इत्तेफाक से इसलिए। तो फिर उन्होंने समझाया कि अटल जी चाहते हैं ये वो। उनका इट्स ऑल राइट, आई विल सी। मुझे कहीं बाहर जाना है, उन्हें कहीं बाहर जाना था। अब आई थिंक कि 26 तारीख जो है उसमें मुझे अच्छी तरह याद, 26 जून वो आखिरी जो है वो नॉमिनेशन की डेट थी। और ये बात सब हो रही है जून में ही, फर्स्ट वीक की बात होगी।
फिर चले गए। फिर अटल जी से बात होती हुई, ये हुआ कि वो मानेंगे लेकिन आप ही को बात करना होगा। तो खैर अटल जी ने अपना उनको 2-4 दिन तक फ़ोन से बात किया, वो कहीं थे, फिर आए, अटल जी ने बात उत करके, बहरहाल ओवरऑल जो पूरा लब्बो लबाब है, उसके बाद आपको मालूम है, उसके बाद जो है वो सारा विपक्ष, उसमें कांग्रेस भी शामिल थी, मुलायम सिंह यादव जी भी शामिल थे, लालू यादव जी भी शामिल थे, सभी लोग एक्सेप्ट कम्युनिस्ट पार्टी, सभी ने सपोर्ट किया। कम्युनिस्ट पार्टी ने कैप्टन लक्ष्मी सहगल को खड़ा किया। अदरवाइज ये जो नरेंद्र मोदी, लेकिन नई बात आपको पता चली ना, हमारे शो में हर एक नई बात डिस्क्लोज होती है। बताया मुख्तार साहब कि कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाना है, ये थॉट, ये पहली बार ये सजेशन नरेंद्र मोदी ने दिया था। उसके बाद ये पार्टी के हायर अप्स तक पहुंचा और उसके बाद ये फैसला वो बनाएंगे। नहीं तो ठीक बात, नहीं ठीक बात है। और मुझे ये उनकी सोच है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए कलाम साहब मुस्लिम थे, ये कोई इशू नहीं था, वो नेशनलिस्ट थे। उन्होंने राष्ट्र के प्रति जो बात है ना, अब आप कहाँ ढूंढते फिरेंगे आप कि ये नेशनलिस्ट मुस्लिम है कि नहीं है, ये नहीं, उनका देखिए कलाम साहब का योगदान को कोई, कलाम साहब की बात अगर मोदी जी उस समय, ये देखिए एक तो होता है कि एक आइडिया देना, वो एक आइडिया उस समय जो दिया था, उस समय किसी के दिमाग में भी नहीं आया था कि कलाम साहब को इस बड़े पद के लिए। मेरा सवाल ये है आपसे, आपने, मोदी जी कहते हैं हाँ राष्ट्रवादी, कलाम साहब राष्ट्रवादी मुसलमान होने चाहिए, आपको कैसा मुसलमान चाहिए? आपको औरंगजेब जैसा मुसलमान को आप उसको आइडल मानोगे या कलाम साहब को आइडल मानोगे? सारी बातें आपकी पार्टी करती हुई है। मैं कह रहा हूं, और आपकी अदालत के प्रोग्राम में, रजत जी के प्रोग्राम में पहली बार उन्होंने कहा था कि मैं देश के मुसलमानों के बच्चों के हाथ में, एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूं। आज तक वो जो है बात मोदी जी की याद दिलाई जाती है, वो खुद भी उस बात को कहते हैं। जो आपकी सरकारी स्कीमें हैं, मुस्लिम आबादी अगर मान लीजिए यूपी में ही अगर मान लीजिए 18-20% है, तो जो उनको योजनाओं में जो लाभ मिल रहा है वो 35% के लिए मिल रहा है। सब कुछ कर रही है आपकी सरकार। फिर मैं पूछ रहा हूं क्यों अविश्वास है, जो आपने खुद एडमिट किया कि है ये जो देवेंद्र ने कहा, एक मुसलमान को टिकट नहीं देते आप? देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, ये जो एक स्टीरियोटाइप सोच हमारी बनी हुई है ना, कि साहब सिर्फ मुसलमानों के लिए ही जो है वो अलग से कुछ होना चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूं। मैं व्यक्तिगत, मुझसे पूछें आप। सर आप लोगों ने तो स्टार्ट किया है शायद, मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, मुझे नहीं पता कब से। नहीं, कांग्रेस ने, उन्होंने किया होगा। कांग्रेस आप खुद वो आपने खुद देखिए, तो विभाग खत्म कर देना चाहिए ना, कांग्रेस का बोझ लेकर के घूमते रहे ना। लेकिन देखिए क्या है कि मैं मानता हूं कि आप जो है वो धर्म के आधार पर कभी भी, जैसे धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, उसी तरह से धर्म के आधार पर जो है वो आप मंत्रालय नहीं बना सकते। मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। मंत्री होते हुए भी नहीं हूं पक्ष में। मैं तो मंत्री होते हुए मैंने कहा था कि ये तो कांग्रेस के माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय बंद कर देना चाहिए। नहीं, मैं अब बंद तो ये तो सरकार और जो भी हो वो करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि ये बिल्कुल सिर्फ उस वक्त जो है वो एक सच्चर कमेटी आई। सच्चर कमेटी पूरी तरह से भारत के मुसलमानों के साथ एक सबसे बड़ा पॉलिटिकल फ्रॉड था, राजनीतिक जो है वो छल था। सर ये हेडलाइन बन जाएगी। मैं कह रहा हूं सच्चर कमेटी इस देश के मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ा राजनीतिक छल था। सच्चर कमेटी ने यह बताया था कि देश का मुसलमान देश के दलित से भी खराब हालत में। मैंने कहा कांग्रेस पार्टी ने उस समय अपनी नाकामियों पर जो है वो सच्चर कमेटी का जो है वो पुलंदा डाल दिया और कहा कि जी सच्चर कमेटी से हमने रिपोर्ट मंगवाई है। अरे भाई, इस देश में किसको क्या नहीं मालूम है कि कौन गरीब है, कौन बेरोजगार है, किसको शिक्षा मिलनी चाहिए, उसके लिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की आप इंतजार कैसे कर सकते हैं? और हुआ क्या? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उसके कांग्रेस के कार्यालय में वो धूल खाती रही, उसमें उसका कुछ नहीं किया। अच्छा ठीक है, लेकिन और एक जो है वो मिनिस्ट्री बना दी खाली। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अब सर ने कहा कि भाई हमारी किसी योजना में कहीं कोई भेदभाव हो रहा है, क्या बात सही है? कोई भेदभाव नहीं हो रहा, सब कुछ सब मुसलमानों को भी जो औरों को मिल रहा है मुसलमानों को भी मिल रहा है देश के अंदर। लेकिन फिर मुस्लिम आरक्षण, प्रधानमंत्री कह रहे हैं मुसलमानों को मैं आरक्षण नहीं देने दूंगा, कांग्रेस पार्टी देना चाहती है। उन्होंने कहा ये आपकी संपत्ति छीन करके आपका मंगलसूत्र तक ले लेंगे, आप महिलाओं के गहने तक ले लेंगे, आपका प्लॉट ले लेंगे और उनके बीच में बांट देंगे जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं। वोट देगा मुसलमान क्या फिर? आप इस ढंग से इसको क्यों देखते हैं सौरभ? सबसे बड़ी बात मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानती है और उनका इलेक्शन मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि एक छोटे तबके मुसलमान के अलावा उनको कोई वोट नहीं देगा, जो उनकी आइडेंटिटी है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण 1947 तक जाइए आप, इस देश के बहुसंख्यक मुसलमानों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया था। क्या सब पाकिस्तान जा पाए? इसका जवाब है नहीं। तो वो जो सोच है ना कि हम अल्पसंख्यक हैं, हमको प्रिविलेज चाहिए,
उनको ये लगता है कि ये उनका बर्थ राइट है। अब मुझे एक बात बताइए, मैं एक इस पर सवाल मैं इनकी राय लूंगा। मैं एक सवाल आपके लिए और आपके लिए छोड़ के जाता हूं। इस देश के मुसलमान जो है हमारे, मेरे ख्याल से पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हमारे यहाँ बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा नहीं, है। नहीं, इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा नंबर 2 मुसलमान की आबादी है ना, ईरान के बाद नंबर 2 की शिया पॉपुलेशन है ना सर, गलत तो हाँ, नहीं हूं? बिल्कुल। अब मुझे बताइए, क्या इनको अल्पसंख्यक कहा जाना चाहिए? सर क्यों? बताए ना ये तो बात। मैं यही तो मैं पूछ रहा हूं, और यही सोच है जो बीजेपी आगे बढ़ाती है। और इसीलिए तो अगर ये चाहें, बहुत लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि मुसलमानों का वोट बीजेपी को मिल जाए, लेकिन गुरु मिलता नहीं है, उल्टा पड़ता है। हाँ, सर, तो बताइए। इसके बारे में बड़े देखिए, क्लियर है। मैं इससे सहमत हूँ। ये आप किसी भी मुसलमान से पूछिए कि भाई मोदी जी ने आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव किया विकास में, कहेंगे नहीं जी। आपके साथ जो है किसी भी रोजगार में कोई भेदभाव हुआ, आपके साथ शिक्षा में कोई भेदभाव हुआ, आपके साथ जो भी विकास और लोगों का हो रहा है, आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहेंगे हो रहा है। वोट क्यों नहीं दोगे भाई? नहीं साहब, वो खतरा बहुत है। ये जो जहर भर दिया गया है, मुझे लगता है इस जहर को जो है वो निकालना जो है खुद इन्हीं को पड़ेगा। न हम नशी न किसी हम सफर से निकलेगा, तुम्हारे पाँव का कांटा तुम्ही से ये निकलेगा। आप देश के मुसलमानों को कह रहे हैं? जी, ओके, ठीक है। अब न हम नशी न किसी हम सफर से निकलेगा, तुम्हारे पाँव का कांटा तुम्ही से निकलेगा। जो तुम्हारे दिमाग में भर दिया गया है वो तुम्हारे हित में नहीं है। बीजेपी को मुसलमानों का वोट चाहिए भी कि नहीं? नहीं, निश्चित तौर पे चाहिए तो रहता ही रहता है, और कोशिश भी बीच में लगातार उसकी जारी रहती है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब हैदराबाद में अधिवेशन हुआ था बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी, उसमें पीएम ने कहा था। दिल्ली में जो बैठक हुई उसमें उन्होंने ये कहा था, हालांकि उसमें उन्होंने इस बात को जोड़ा कि आपको रीच आउट करना है और वोट की अपेक्षा ना करें, लेकिन सारे गवर्नमेंट स्कीम डेवलपमेंट सब कुछ उनके दरवाजे तक पहुंच रहा है कि नहीं, इसके लिए बीजेपी का वर्कर रीच आउट करे। प्रॉब्लम ये है कि, और बीजेपी मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज भी नजर आती है कि एक तरफ ये कोशिश होती है, दूसरी तरफ ऐसे ऐसे बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं कि फिर ऐसा लगेगा आपको कि सारा किया धरा पानी फिर गया। अभी बीजेपी चुनाव से कुछ महीने पहले सोर्सेज के द्वारा ये जानकारी हमें मिली थी कि बीजेपी का जो माइनॉरिटी सेल है वो एक बड़ा कार्यक्रम करना चाहता था मुस्लिम्स को लेके, लेकिन पार्टी की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। जाहिर तौर पे पार्टी को ये समझ में आ गया होगा कि हमें किस लाइन पे चुनाव को लेकर जाना है, तभी हमारी ध्रुवीकरण करना है। हाँ। तो उस कंडीशन में ज्यादा मुसलमान भाईजान मत करो। हाँ, ये ज्यादा बड़ा फायदा नहीं हो सकता। यही तक हमें समझ में आ रहा था। सर बात तो यही है, असली बात है। डर क्या है? मोदी जी ने पहले भी कहा जाके मुसलमानों के बीच में काम करो, 2 बार और एक क्लोज डोर मीटिंग्स में कहा। ऐसा नहीं कि ये उन्होंने पब्लिक कंजम्पशन के लिए कहा, वो तो खबर देवेंद्र जी जैसे लोग निकाल लाते हैं, लेकिन उन्होंने 2 बार कहा मुसलमानों के बीच में जाके काम करो। इस अपेक्षा से मत जाना कि वो तुमको वोट करेगा, वोट करे ना करे उनके बीच में जाके काम करो। लेकिन सर ये भी फैक्ट है, आप लोग जितना मुसलमानों के नजदीक जाने की कोशिश करते हैं, आपका अपना जो दूसरा वाला वोटर है ना, जो आपका पक्के वाला, वो छिटकता है। फिर ये डर है कि नहीं है? देखिए, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। आज जो है वो जिस वक्त 2014 में नरेंद्र मोदी जी को देश ने जनादेश दिया, उस वक्त जो है वो क्या था, पूरे देश में हंगामा हो रहा था अवार्ड वापसी से लेकर के, और जो है वो असहिष्णुता को लेकर के, और पूरी दुनिया से जो है रिश्ते कट जाएंगे, ये सब कुछ हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इस्लामिक देशों से अगर अब तक के इतिहास का सबसे बेहतरीन रिश्ता होगा तो हिंदुस्तान का है और मोदी जी का कोई है। शक नहीं इसमें। अगर जहां फिलिस्तीन के साथ रिश्ते रहे बेहतर, वहीं पे इसराइल के साथ भी रहे। कोई ये नहीं तय हुआ कि हम इसराइल जाएंगे तो फिलिस्तीन नहीं जाएंगे, फिलिस्तीन आएंगे तो इसराइल। उसी तरह से उन्होंने कोई भी किसी भी, और दुनिया के जितने भी इस्लामिक देश हैं उनके जो बड़े बड़े नागरिक सम्मान है वो मोदी जी को दिए जा रहे हैं। ये इसलिए जो है वो आज, लेकिन देश का मुसलमान शायद पसंद नहीं करता कि आप पसंद इजराइल के करेगा। साथ रिश्ते देखिए, रखो। ऐसा मैं ऐसा तो नहीं मानता कि सभी मुसलमान ऐसा सोच रहे हैं। बड़ी तादाद में आज मुसलमान भी, जो कमज़ोर तबका है, जो समझदार तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है, मैं खाली कमज़ोर तबका की एक बात नहीं कर रहा हूँ, जो पढ़ा लिखा तबका है वो बार बार ये सोच रहा है कि हम मोदी से दूरी क्यों बनाएं। जिनको आप सामंती सुल्तान कह रहे हो, राहुल गांधी, उनकी सारी बातें जो है मोदी जी निकाल के बता रहे हैं। उनका एक पुराना वाला वीडियो भी आ गया, वो सही है कि वो आया 2012 की यूपी के इलेक्शन का, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो मुसलमानों को आरक्षण देंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं होने नहीं दूंगा। मैं तो आपसे डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, बीइंग अ मुस्लिम आपसे पूछ रहा हूँ, मुसलमानों को आरक्षण से मिले ना मिले? देखिए, मुझे लगता है कि कोटे के लोटे से आरक्षण की अफीम पिलाने का जो धंधा है वो बंद करना चाहिए।
ये कोटे के लोटे से आरक्षण की अफीम पिलाने का ये धंधा जो है वो कोई यार पहली बार तो है नहीं। सर आप कमाल हैं। आप ये बताइए ना, कमाल है आप ये इन्होंने जो है वो कोटे के लोटे से आरक्षण की अफीम अफीम। जताया और उसके बाद कहा कि वोट दे दो हमको, वोट ले। ये उन्हें भी मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशनली आप धर्म के नाम वो पर छोड़ दे, कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ दी, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। नहीं, क्यों मिलना चाहिए, मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, एक तो आरक्षण वाली बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो राहुल गांधी कहते हैं ना मैं इकोनॉमिक सर्वे कराऊंगा, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन वाली बात वो कहते हैं, उसमें हुआ कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आपका हक छीन करके आम बाकी जनता का उनको दे देंगे जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं मुसलमानों को। देखिए यही क्लियर किया है, मुसलमानों के ज्यादा बच्चे होते हैं कि नहीं होते हैं। देखिए एक बात, क्योंकि ओवैसी से कहते हैं कि जाके घरों में जाके चेक करो कि बताओ किस। देखिए इस बारे में जो इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की, वो खुद अपनी ही चतुराई के चक्रव्यूह में फंस गए, चाहे वो राहुल जी हों और चाहे उनके और साथी हों। एक चीज़। दूसरी चीज़, एक चीज़ आप बताइए, जो ये पप्पू के प्रॉम्प्टर प्रोफेसर हैं जिन्होंने कि ये इसको जो है बढ़ाया था आगे, आपने देखा होगा जो विदेश में रहते हैं, सैम पित्रोदा, हाँ, तो ये सत्यनारायण गंगाराम, हाँ, पप्पू के प्रॉम्प्टर प्रोफेसर भी उन पप्पू को पास नहीं करा पा रहे हैं। उन्होंने जो है वो कहा कि जी ये जो वेल्थ है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अरे भाई क्या मतलब होना चाहिए? आप किसकी वेल्थ छीनोगे, किसकी, या आप जो है वो हेल्थ छीनोगे, क्या करोगे भाई आप? तो ये सारी की सारी चीज़ें इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रमाण है कि ये वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ठीक ठीक। आपको एक बात मालूम है कि नहीं मालूम है? सर जो हैं, सर की शादी, सर कौन से साल में शादी हुई आपकी? 1983 में। 1983 में। सर की जो वाइफ है, मतलब भाभी जी हमारी, भाभी जी हिंदू हैं, तो इसीलिए लोग आदि ओवैसी जैसे लोग तो इनको मुसलमान मानते ही नहीं है। होली दीपावली, ये होली दीपावली ऊपर से शादी भी हिंदू देखिए के क्या हिंदू है, ये होली दीपावली उनसे ज्यादा मनाते हैं। होली दिवाली मनाते हैं घर में हाँ, कुछ लोग क्या है पूरा ना अबीर रंग बिरंगे रहते हैं। कि सर्टिफिकेट की दुकानें चलती रहती हैं, कि जैसे फतवे की कहीं दुकान चलेगी, कहीं सर्टिफिकेट देंगे, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये नहीं है, ये राष्ट्रवादी है। 83 में शादी हुई आपकी, अच्छा हुआ। आज होती तो कहते लव जिहाद किया है आपने। लव जिहाद बता दिया जाता है। अंतर है सौरभ, अंतर है। देखिए मैं मजाक कर रहा हूँ, ना, मैं उसके इससे इसको क्या और- प्रधानमंत्री मैं नहीं, लेकिन ओवैसी जी ने पूछा, शाहनवाज हुसैन बताएं, मुख्तार अब्बास नकवी बताएं, जिन्होंने हिंदू महिलाओं से शादी की है, कि क्या ये लव जिहाद है कि नहीं है? पर लव जिहाद अलग है, वो बिल्कुल अलग है। उसमें आपको धर्म परिवर्तन, मतलब मजहब का परिवर्तन कराना होता है, कलमा पढ़वाना होता है, वो क्राइम, पूरा क्रिमिनल माइंडसेट है। ये बिल्कुल अलग है, लेकिन रियलिटी लव जिहाद देश की। अब वो है नहीं है, लेकिन वो क्रिमिनल माइंडसेट के साथ लोग कर रहे हैं। और ये जो हो रहा है, देखिए क्या है, एक चीज़ मैं बताऊं आपको, आप भी बहुत पहले से सुनते होंगे, हम भी सुनते थे कि कुछ जो है वो मिशनरीज हैं, कुछ जो है वो इस तरह के तबलीगी टाइप की जो संस्थाएं हैं, वो ये इस धंधे में लगी हुई रहती हैं। ऐसा कोई नहीं है कि छिपी ढकी छुपी चीजें हैं। कन्वर्ट करो लोगों को। हाँ, इस धंधे में और सर कोई थॉट है देश के, वाकई में क्या कोई सच्चाई है कि आबादी बढ़ानी है मुसलमानों को देश की? क्या ये आपको लगता है कम्युनिटी? अच्छा, आप एक बात बताओ, आबादी बढ़ा करके दुनिया की कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जिसने राज कर लिया हो? अगर इस देश में इससे पहले मंगोल आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, तो क्या ये आबादी के साथ आए हैं क्या? इस गलतफहमी को जो लोग जो है, जो कठमुल्लावाद जो है वो फैलाता है कि आबादी बढ़ाओ तो तुम कब्जा कर लोगे, ऐसा होता नहीं है। कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसी आपको एजुकेशन चाहिए, कोई एम्पावरमेंट कोई वैसी चाहिए। कोशिश कर रहा है? आपको लगता है कोई वर्ग है? मुझे लगता है ये अगर कोई कर रहा है तो बेवकूफ़ है। दो उदाहरण सौरभ जरूर, कि जैसे मोदी और मुसलमान हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसमें दो उदाहरण के हिसाब से आप समझें तो पीएम मोदी की जो थिंकिंग है वो समझ में आएगी। जैसे एक लेटेस्ट अभी उदाहरण दूँ आपको, कि 1.5-2 महीने पहले की बात है, एक मुस्लिम डेलीगेशन गया था पीएम से मिलने, 12 या 13 लोग थे, उसमें कश्मीर के भी लोग थे। उसमें बातचीत में लगभग 1 घंटे की बातचीत हुई थी। वो मीडिया में नहीं आया, कोई रिपोर्ट नहीं किया गया, कोई प्रेस रिलीज नहीं, कुछ नहीं। डेलीगेशन में जो लोग मौजूद थे उनमें से जब मेरी बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि पूरा 1 घंटा मुस्लिम डेवलपमेंट कैसे हो इसको लेकर बातचीत हो रही थी। उसमें एक शख्स ने कहा कि सूफी सर्किट क्यों नहीं हो सकता? पीएम ने तुरंत कहा कि बिल्कुल हो सकता है, और हम लोग, हमारी सरकार इस पर कुछ सोच भी रही है, आप आइडिया दीजिए, उस पर हम काम करेंगे।
दिलचस्प क्या था कि एक शख्स ने उसमें यह कहा कि राम मंदिर को लेकर हम लोग चाहते हैं कि मुसलमानों का डेलीगेशन वहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों को लेके जाएं, और पीएम ने उस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उनको सीधे ये समझ में आ रहा था कि ये यहाँ पे पॉलिटिक्स घुसाने की कोशिश कर रहे हैं और अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे, तो उससे उनका मतलब नहीं था। तो पीएम के थिंकिंग के लेवल पे एक उदाहरण ये से आप समझ सकते हैं कि वो कितना क्लियर हैं कि सबका साथ सबका विकास कहते हैं तो दिमाग में क्या वही है भी। दूसरा उदाहरण 2003 का आप गुजरात का लेकर देखें तो सीएम हाउस में जब एक मुस्लिम डेलीगेशन वहाँ पे गया हुआ था और डेलीगेशन ने ये कहा कि अब हम बातचीत थोड़ा जल्दी ख़त्म करेंगे क्योंकि हमें नमाज अदा करने जाना है। पीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री ऑफिस में ही आपकी नमाज की व्यवस्था की जा रही है, आप नमाज कर लें और फिर आगे की बातचीत हम लोग यहीं जारी रखेंगे। तो गवर्नेंस के लेवल पे तो कोई भेदभाव का मसला ही नहीं। दिक्कत वहाँ आती है कि जब पॉलिटिक्स पे आप आते हैं और अपोजिशन अगर अपीजमेंट कर रहा है तो उसका विरोध आपको करना ही करना है, और अपीजमेंट के विरोध को सीधे एंटी मुस्लिम प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। आप तो जब मिनिस्टर थे तो प्राइम मिनिस्टर हर साल मुझे लगता है अजमेर अजमेर शरीफ अभी चादर भी। भिजवाते हैं ना। हाँ, मैं तो मतलब अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं सर्वाधिक चादर जो है वो मोदी जी ने भिजवाई है। अच्छा, इसलिए नहीं कि कोई किसी को अपीज करने के लिए है, एक श्रद्धा के साथ साथ देखिए मोदी जी का एक, मैं व्यक्तिगत देता हूँ, उनको संतों का उनकी सोच है और सूफियों की समझ है। अगर किस व्यक्ति में संतों की सोच हो और सूफियों की समझ हो तो वो निश्चित तौर से वो हम सब जो जिस तरह की सियासत he does not hold anything against Muslims. नो नथिंग, कुछ नहीं। अच्छा आप ये बताइए, मैं ये चुनाव चल रहा है इसलिए मैं आपको उस पूरा डिटेल नहीं दूंगा, लेकिन एक बात बताइए आपको, सिविल सर्विसेज में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, एजुकेशनल एम्पावरमेंट की दृष्टि से इन 10 सालों में अल्पसंख्यक समाज के का जितना ज्यादा एम्पावरमेंट हुआ है इन पिछले 70-60 सालों में नहीं हुआ। सर आपके लोग कहते हैं एएमयू जामिया क्यों ये इनको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वो मिलना चाहिए। देखिए ये इशू ही अलग है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो, ये एक इशू डिफरेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी यूनिवर्सिटी को जो है वो फंडिंग कर रही है तो उस यूनिवर्सिटी को आप जो है वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मोदी जी से कैसे खुश हो जाएगी सेक्युलर ब्रिगेड, में बताता हूँ। मोदी जी रोजा इफ्तारी शुरू कर दें, मोदी जी 5-6 जो है वो जो टोपी पहन ले, मोदी जी जो है इनके जितने सेक्युलर ब्रिगेड के जितने भी सूरमा हैं, मैं नाम नहीं लेता हूं, सबको पता है कौन है, सार्वजनिक है, मोदी जी के बारे में उन्होंने 20 साल कैंपेन चलाया है। इन सबको जो है बोलते कि चलिए इनके लिए 5 पेट्रोल पंप, ये होता रहा है, 5 पेट्रोल पंप, 5 गैस एजेंसी, सरकार में जो है डीएम आपकी बात सुनेगा, सीएम आपकी बात सुनेगा, सिंबोलिज्म, ये जैसे ही शुरू हो जाएगा ना वैसे ही जो है मोदी जी की वाह वाह हो जाएगी। वोट मिलेगा, वोट मिलेगा नहीं मिलेगा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये जो कैंपेन है ना कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, ये प्रोग्राम के अंत में आ गए। सर आप मुझे बताइए, इस बार मुझे आपको उम्मीद है बीजेपी का? उम्मीद तो होगी, खैर रियलिटी मुझे बताइए, मुस्लिम वोट करेंगे ज्यादा आपको? मुझे लगता है कर रहा है। और इस बार जो है वो एक अच्छी चीज ये मैं देख रहा हूं कि डिस्पाइट ऑफ एक बहुत ही खतरनाक कैंपेन जो अंदर अंदर चलाया गया है मोदी जी के खिलाफ, खासतौर से मुस्लिम समाज या माइनॉरिटीज के बीच में, उसको लोगों ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। क्या कितने दिन आप ये सब चलाते रहोगे? और मैं एक बात बताऊं आपको, दीपक जी को याद होगा मोदी जी ने गुजरात में ही सद्भावना एक उपवास रखा था, याद होगा आपको? मैं भी गया था, आप भी गए थे। उन्होंने टोपी पहनने से मना किया था। वो उस चाहते तो वो सिंबॉलिज्म वो दिखाते कि टोपी पहन करके। दिक्कत ये है कि जो हमारी देश की सियासत है, सेकुलरिज्म है, वो रूम में टोपी और रोड पे तिलक वाला हो गया है। तो रूम में टोपी और रोड पे तिलक वाला जो है वो जब तक सियासत सेकुलरिज्म चलती रहेगी तब तक जो है वो मैं सिर्फ एक लाइन बोलना चाहता हूँ। हाल ही में मैंने अभी कल ही देख रहा था, प्रयागराज में 2 मुस्लिम बहनें जो हैं उनसे झगड़ा वगड़ा हो गया क्योंकि वो मोदी को सपोर्ट कर रहे थे और उन्होंने बाकायदा एफआईआर भी हुई है। तो कहीं किसी परिवार की पिटाई कर दी। ये प्रयागराज की बात कर रहा हूँ, ये प्रयागराज की बात कर रहा हूँ, मैं यही बताना चाहता हूँ। यंग जो जनरेशन है ना, मैं आपको बताऊं, आप जब आएगा तो मैंने तो आप जैसे मैंने रामपुर का देखा, उन बूथों को देखा है जिन बूथों पे कि वोट जो है वो पड़ना चाहिए और कितना पड़ा होगा, उनसे मैंने जब जानकारी लिया तो बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं और यंग नौजवान तबका, मैं उसको खाली पसमानदा और पिछड़ा उछड़ा नहीं कह रहा हूँ, यंग तबका जो है वो आज होप, उम्मीद देख रहा है। मुस्लिम यूथ एंड मुस्लिम रामपुर के
को क्या देखा जाए, कैसे देखा जाए, ये बीजेपी तो कैसे देख रिजल्ट अब आ जाएगा। देखो अब तो ईवीएम में बंद हो गया है। एक्सपेक्ट कर रही है बीजेपी? लेकिन हाँ, बीजेपी जो है वो वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से जीतेगी, परफॉर्म कर रही है। आपने कहा मुस्लिम यूथ एंड मुस्लिम महिलाएं वोट करेंगी हाँ। बीजेपी को, ठीक। अब सर एक ओवरऑल पढ़ा लिखा, एक ओवरऑल असेसमेंट, क्योंकि इस प्रोग्राम में सच्ची बोलना होता है सर, और आप तो सच बोल ही रहे हैं तब से लेकिन अब जरा कितनी सीटें आ रही हैं जरा बता दीजिए, थोड़ा ठीक ठीक लगा के। लेकिन देखिए मैं बताऊं आपको सौरभ जी, मैं इस देश में अभी इस चुनाव में जो है अप्रॉक्सीमेट 2 दर्जन पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, और इस देश में जो है वो 6 दर्जन जो है वो चुनाव विश्लेषक और सेफोलॉजिस्ट घूम रहे हैं। गली गली में चुनाव विश्लेषक झोला लिए घूम रहे हैं कि जी बीजेपी को मिलेगी 390, फिर बीजेपी को मिलेगी 200, फिर बीजेपी को मिलेगी, कांग्रेस को इतनी। तो अब मजे की बात है, वो चुनाव सेफोलॉजिस्ट ये वाले तो छोला जाप तो थे ही, अब उसके बाद समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान भी जो है वो चुनाव विश्लेषक बन गए। वही बता रहे हैं बीजेपी को इतनी मिलेगी। अरे भैया अपना बताओ, तुम बीजेपी की चिंता मत करो, बीजेपी तो कर ही रही है 400 पार, कर रही है 400 पार। अरे सर देखिए, आज मुख्तार अब्बास नकवी साहब आए, मोदी साहब की मुसलमानों के बारे में सोच क्या है, उन्होंने कई उदाहरण बताया। कलाम साहब का नाम मोदी साहब ने आगे बढ़ाया था, जैसा उन्होंने बताया। जो देवेंद्र ने कई उदाहरण बताया अभी ऐसे कि बगैर पब्लिसिटी किए मुसलमानों के लिए मोदी जो काम करते हैं या जो सोच रखते हैं, वो सारी बातें पब्लिक में बाहर नहीं आती हैं कहीं। और मैंने बड़ा साफ साफ पूछा, और उन्होंने साफ साफ कहा मोदी साहब के मन में मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं है, ये केवल एक प्रचार है, एक झूठ है, एक प्रोपेगेंडा है। सर बहुत मजा आया बातें करके, उम्मीद करता हूँ आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, देवेंद्र, दीपक जी, बहुत शुक्रिया आपका।